नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल मिला के 40 अंकों का जीएस पूछा जाएगा और इसमें बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये टारगेट करता है बिहार पर आधारित सामान्य ज्ञान को, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज़ भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जो है सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी आपको पता हैं और कितने नए प्रश्न आपके सामने आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, बिहार का जो एग्रीकल्चर है उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है बिहार में। तो आपके ऑप्शन हैं और इसका आंसर क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मक्का। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले जो अग्रणी जिले हैं कौन से हैं। आपके ऑप्शन में मधुबनी और पूर्वी चंपारण है, मधुबनी और दरभंगा है, पूर्वी चंपारण और दरभंगा है, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है, या फिर ई ऑप्शन में रहेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा। देखो फ्रेंड्स, बिहार जो है ना ये मछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। तो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं। मसूर और चना, मूंग और चना, मूंग और मसूर, मसूर और खेसारी, या फिर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सदैव यही रहेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक ऑप्शन अगर सही है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि मूंग और मसूर। तो उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य में जो शीर्ष श्रेणी की दालें हैं वो मसूर और मूंग है। सर्वाधिक मसूर होती है 148,000 टन, ये 2018-19 का आंकड़ा है, और मूंग 118,000 टन, ये 2018-19 का आंकड़ा है। तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। गन्ना उत्पादन सर्वाधिक बिहार के किस जिले में होता है। पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, या फिर ऑप्शन ई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण। और ये जो आंकड़ा है ये 2018-19 के मुताबिक है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला था पश्चिमी चंपारण 2018-19 के मुताबिक। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट डेटा देखें 2019-20 वाला, तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला बन चुका है पटना। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी बिहार में जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है उसे कहते हैं आहर पाइन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, आहर पाइन। तो आहर पाइन एक प्राचीन सिंचाई पद्धति है जो कि दक्षिणी बिहार में उपयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या बनेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि कुल मिला के 70%। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 70% कृषि में कार्यरत है। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो कितने क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है। 80%, 86%, 60% या फिर 65%। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल मिला के 60% जो ज़मीन है बिहार की उस पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग कितना है, ये 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 56.03 हेक्टेयर मतलब 56.03 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, कृषि पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे और इसमें से जो अब आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा पर आधारित है और इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर देखो, आपको बता दें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.16 यानी कि 2.86% है, प्रतिशत है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार जो है वो 13वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर
जबकि जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब गठित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था फ्रेंड्स 1912 में। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और यही वजह है कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो है ये बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? और आपको पता ही है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर याद रख लीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, राजेंद्र अर्लेकर जो हैं वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? पहली राजभाषा आपको पता ही है कि हिंदी है, और दूसरी हो गई उर्दू। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा कब बनाया गया था? तो 1981 में बनाया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। बिहार राज्य किन देशांतरों यानी कि लॉन्गिट्यूड के मध्य स्थित है? तो दोस्तों बिहार राज्य जो है ना, ये आपका स्थित है 84 डिग्री, देखो लगभग सदुपयोग में लाया गया है, ठीक है। तो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में बिहार राज्य स्थित है। तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था फ्रेंड्स? तो हजारीबाग में रखा गया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण दीवार फांद कर भाग गए थे, वो अलग बात है, लेकिन इनको हजारीबाग में ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? आपको बताना है। चंद्रगुप्त का राजाभिषेक, अशोक का राजाभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, या अशोक की कलिंग विजय? देखो फ्रेंड्स, सबसे अंत में जो घटना हुई थी वो थी अशोक का जो कलिंग विजय था। ये कब हुआ था बताओ? देखो फ्रेंड्स, ये घटना हुई थी 261 BC की घटना है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो चंद्रगुप्त था उसका राज्याभिषेक हुआ था 312 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज कब आया था? 305 ईसा पूर्व में आया था। अशोक का राज्याभिषेक होता है 277 ईसा पूर्व में, और कलिंग विजय कब होती है? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता संगठन का कार्यालय खोला गया था। ये जो आज़ाद दस्ता था वो क्या काम करता था? इसका काम ही था कि सरकार जो भी काम करे उसके काम में बाधा डालो, ठीक है। यही काम था आज़ाद दस्ता का। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आपको बताना है कि जो मगध शासक बिंबिसार था। अच्छा, ये बता सकते हो कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। और ये वही वंश है जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी उत्तराधिकारी होते थे, लगभग 2-3 पीढ़ी तक ऐसा हुआ, 3 पीढ़ी तक हुआ, उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजपद को प्राप्त किया था। तो बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो था जीवक। ऑप्शन सी करेक्ट है। जीवक की माँ एक गणिका थी और उनका नाम था सरावती, ठीक है। हालांकि जीवक बहुत ही विद्वान मतलब वैद्य थे, और इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। सम्राट बिंबिसार के साथ उन्होंने उज्जैन के राजा प्रद्योत का भी इलाज किया था। तो जीवक, ये नाम याद रखिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रेंड्स, वो कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट है। इब्न बख्तियार खिलजी बनारस तथा अवध क्षेत्रीय सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। बख्तियार खिलजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो लखनऊती थी, लखनऊ नहीं, लखनऊती। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर है वो क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यानी कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर। यहाँ पर देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जीके भी बढ़ाएगा ये, ध्यान से समझो। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड प्रस्ताव थे, तो मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को लाया गया था। इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसने पारित कराया था? तो उसमें मुख्य भूमिका थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की, ठीक है। 1920 में सिन्हा को बिहार और ओडिशा का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जो चौरी विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1798 में हुआ था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। चौरी विद्रोह 1798, ये शुरू हुआ था 1795 में, चला था 1800 तक। इसका संबंध जो है ना वो चुआड़ विद्रोह से है। किससे है? चुआड़ विद्रोह से।
1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जो था वो चरम पर था। हालांकि आगे चलकर ब्रिटिश सेना ने इसे कुचल दिया था। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो, किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनेगा? 1936 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को बिहार प्रांत से अलग किया गया। याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग किया गया था। और झारखंड कब बना था बिहार से अलग होकर? 15 नवंबर 2000 में। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु, बागमती, पुनपुन या फिर गोमती? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है कि गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है। ये बिल्कुल जो है बिहार में नहीं बहती है और इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू, धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा हुंडरू जलप्रपात। झारखंड के रांची में है, यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो हुंडरू इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इसका आंसर मुझे पता है कि आपको पता होगा, फिर भी आप बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है और ये अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से हर साल बिहार में भारी जनधन की हानि होती है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को। आपको बता दें कि ये जो कोसी नदी है वो अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी के नाम से। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कौन सा शहर जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? गया, पटना, भागलपुर, बोधगया? तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी नहीं। जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा राजगीर। ठीक है, राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका वर्णन रामायण और महाभारत में ही मिलता है। ये जो 5 पहाड़ियाँ हैं इनके नाम हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी प्रवाहित होती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये नदी है फ्रेंड्स, इसमें से बागमती भी नहीं है, कमला भी, कोसी और गंडक कोई नहीं है। ये एग्जैक्टली आपकी सोन नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पर करेक्ट है। और याद रखिएगा कि ये जो सोन नदी है ना, ये पटना के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ये आज का देखिए अंतिम प्रश्न होगा कि बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प नामक मिट्टी पाई जाती है? तो पीडमोंट स्वैम्प नामक जो मिट्टी होती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पीडमोंट स्वैम्प, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। और पीडमोंट स्वैम्प चंपारण में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला और भूरा होता है, कंकड़ और रेत की मात्रा से पाई जाती है, जबकि उर्वरता जो होती है ना बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होता, ये मध्यम स्तर की मिट्टी मानी जाती है। तो दोस्तों अगर लगातार आप चाहते हैं कि आपको बिहार स्पेशल जीएस और शिक्षक भर्ती की क्लास मिलती रहे तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, इसको सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।